नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज से भारतीय राज्य व्यवस्था के महत्वपूर्ण प्रश्नों की चैप्टर वाइज एक श्रृंखला प्रस्तुत की जा रही है और इस श्रृंखला की पहली कड़ी में हम भारत का संवैधानिक विकास या भारत में संवैधानिक विकास को उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सारे प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये प्रश्न प्रायः विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए इनकी महत्ता और भी बढ़ जाती है। तो आइए शुरू करते हैं और हम पहले प्रश्न से आरंभ करके इसमें करीब 55 प्रश्न होंगे। इन 55 प्रश्नों को अगर आपने अच्छी तरह से पढ़ लिया तो भारत का संवैधानिक विकास या हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है, इसको आप जो है भारत में जो संवैधानिक विकास का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और एक एक करके हम इन 55 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा कर लेते हैं। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, इसमें पढ़ेंगे हम भारत में संवैधानिक विकास, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। और कुछ 55 प्रश्न होंगे इसमें। इन 55 प्रश्नों से आपकी तैयारी एक मुकम्मल दिशा को प्राप्त कर लेगी। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौते में प्राविधान था। प्रश्न है कि B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्राविधान था। तो क्या प्राविधान था? इसमें प्राविधान था कि हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्राविधान था कि हरिजनों के लिए जो चुनाव होंगे विधायिकाओं के, उसमें हरिजनों के लिए आरक्षण दिया जाएगा था। साथ ही संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों का भी प्राविधान किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची 1 दी गई है, सूची 2 दी गई है। सूची 1 में है सूरत विभाजन, सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन, पूर्ण स्वराज का संकल्प, और सूची 2 में दिया गया है विभिन्न वर्षों की तिथियां दी गई हैं, 1929, 1928, 1932, 1907, 1905। अब इनको आपको सही ढंग से एक दूसरे के साथ मिलाना है। तो ये देखिए, सूरत विभाजन कांग्रेस के नर्म दल और गर्म दल के बीच मतभेद उभरने के कारण सूरत विभाजन की स्थिति उत्पन्न हुई थी। तो यह 1907 में हुआ था और उस समय सूरत अधिवेशन में रास बिहारी बोस को कांग्रेस की सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था। तो ए के साथ हो जाएगा 4, ए के साथ चौथा हो जाएगा। अब देखिए, ए में 4, ए में भी है, बी में भी है, तो आपको कोई और पकड़ना पड़ेगा। सांप्रदायिक अधिनिर्णय का निर्णय ये हुआ था 1932 में। तो देखिए 1920 में 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बी में 3, 2 में है, तो एक और कोई ऑप्शन देखते हैं। पूर्ण स्वराज का संकल्प देख लें, या सर्वदलीय सम्मेलन जो हुआ था, ठीक है, ये हुआ था 1928 में। तो सी में 2 आ जाएगा और सी में 2 देखिए ये बी वाले ऑप्शन में है, तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। और पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस के लाहौर के 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प लिया गया था, तो डी में 1 हो जाएगा। इस तरह से आपका ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। अध्यादेश कब जारी किया जाता है? जब संसद या विधानमंडल के सदन जो होते हैं, ये
इनका सत्र नहीं चल रहा होता है और किसी महत्वपूर्ण विषय पर कानून बनाने की आवश्यकता प्रतीत होती है, तब अध्यादेश जारी करके उस कानून को लागू किया जाता है। और बाद में जब भी संसद या विधानमंडल का सत्र बैठता है तो 6 सप्ताह के अंदर उस पर संसद के द्वारा या विधानमंडल के द्वारा उस पर बहस करा करके उस अधिनियम को पारित कराना अनिवार्य होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ए अगस्त घोषणा, बी अगस्त प्रस्ताव, सी अगस्त संकल्प, डी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इधर है सूची 2 में लॉर्ड लिंडथगो, लॉर्ड मॉन्टेग्यू, मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा है महात्मा गांधी। अब देखिए इसको आपको क्या करना है, मिलाना है। तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस से शुरू करते हैं। तो ये था मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। तो डी में हो जाएगा 3, डी में 3 हो गया आपका। डी में 3 को कर दीजिए। अगस्त घोषणा, अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव ये संबंधित है लॉर्ड लिंडथगो से। और अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से संबंधित है। इस तरह से अगर ए में हो जाएगा 2, बी में हो जाएगा 1, सी में हो जाएगा 4 और डी में हो जाएगा 3, तो आपका विकल्प ए सही हो जाएगा। इस प्रश्न का, चौथे प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था, तो विकल्प ए सही होगा इसका, 5वें का ए हो जाएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था और यह पहला प्रयास था कि भारत में कंपनी के कार्यों को एक संविधान के रूप में उसके कार्यों को लिखा जाए। तो 1773 में रेगुलेट करने के लिए, कंपनी के कार्यों का नियंत्रण करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। सही उत्तर है इसका विकल्प सी, 1786 का रेगुलेटिंग एक्ट नहीं है, 1786 का अमेंडमेंट, 1786 का संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया था। देखिए, जब 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया, उसके बाद 1858 का भारत शासन अधिनियम लागू किया गया और भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत ही 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया। तो विकल्प डी सही हो जाएगा इसका, 1858 में किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न में से कौन सा आश्वासन ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? अब देखिए, इसमें बहुत सारे आश्वासन, जब भारत का 1857 को स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हो गया, 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित किया गया, तो उसके बाद उन्होंने ढेर सारी घोषणाएं की और उसमें से यह पूछा जा रहा है कि किस घोषणा को उनके द्वारा, किस आश्वासन को पूरा किया गया। तो इसमें था विकल्प बी सही है इसका, देशी रजवाड़ों को
यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, यानी कि देशी रजवाड़ों को जो स्थिति थी उसको यथास्थिति बनाए रखी जाएगी, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ठीक है। रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी, ये गलत है, ऐसा जारी रहा। भारतीय व यूरोपियन सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा, यह भी गलत है, ऐसा नहीं हुआ। भारतीयों के सामाजिक व धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, यह भी गलत है। तो विकल्प बी सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य था। ए पृथक निर्वाचन प्रणाली, बी भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, युद्ध में सी है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, और डी पूर्ण स्वतंत्रता देना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए पृथक निर्वाचन प्रणाली। मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में लागू हुआ था, इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू कर करके भारत में एक तरह से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व किया बीज रोपण कर दिया गया था। ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10। मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में पारित किया गया? तो अभी पिछले प्रश्न में इसकी चर्चा हुई थी। ये विकल्प ए है 1905 में, बी 1909 में, सी 1911 में, डी 1920 में। सही उत्तर इसका विकल्प बी 1909 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में लागू किया गया था। 11वां क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी है। मार्ले मिंटो सुधार 1909 के द्वारा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा ही लाया गया था, और इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? 1909 के, देखिए एक ही प्रश्न से संबंधित है, लेकिन प्रश्न की भाषा और प्रश्न का अभिप्राय बदल बदल करके प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? ए द्वैध शासन प्रणाली, बी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, सी संघीय व्यवस्था, और डी प्रांतीय व्यवस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी में है, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही उत्तर विकल्प बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्राविधानों का सार था। तो ए राज्यों की स्वायत्तता, बी प्रांतों में दोहरा शासन, सी हिंदू मुस्लिम हेतु पृथक पृथक निर्वाचन व्यवस्था, और डी राज्यपालों की वीटो शक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर है विकल्प बी, प्रांतों में दोहरा शासन, प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है। द्वैध शासन या दोहरा शासन, कुछ हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय इस तरह से व्यवस्था कर करके प्रांतों में दोहरा शासन इस अधिनियम के द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 14। 1946 के कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। 1946 में जो कैबिनेट मिशन आया, ठीक है, उसका सदस्य नहीं था। कौन? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और डी लॉर्ड एमरी। इसमें सही उत्तर है विकल्प डी, लॉर्ड एमरी 1946 के कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। पैथिक लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर और सर स्टेफर्ड क्रिप्स ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, लेकिन लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में क्या सही नहीं है? ए प्रांतीय समूहीकरण, बी भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल, सी पाकिस्तान की स्वीकृति, और डी संविधान निर्माण का अधिकार। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, पाकिस्तान की स्वीकृति। इस अधिनियम में इसका कोई प्राविधान नहीं था, इसलिए मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का बहिष्कार किया था। ठीक है। प्रांतीय समूहीकरण यह इसका उद्देश्य था, भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल यह भी इसका उद्देश्य था, और संविधान निर्माण का अधिकार प्रदान करने की भी बात इसमें थी, लेकिन इसमें पाकिस्तान की स्वीकृति की कोई बात नहीं थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 का विकल्प सी सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? जब भारत का संविधान लागू हो गया उस समय संविधान सभा का गठन तो हो गया था, लेकिन संविधान बनकर के तैयार नहीं हुआ था। ठीक है।
यानी कि भारत के संविधान के लागू होने, तो स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता मिल गई, भारत का संविधान अभी नहीं बन पाया, भारत का संविधान अभी लागू नहीं हो पाया है, तो उस बीच के काल में भारत का शासन किस अधिनियम के द्वारा चलाया गया, इसकी चर्चा इस प्रश्न में की गई है। तो देखिए विकल्प क्या कह रहा है, ए कह रहा है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून द्वारा, बी इंग्लैंड के संविधान के द्वारा, सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार, और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। स्वतंत्रता की प्राप्ति के पश्चात संविधान लागू होने तक भारत का शासन 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार लागू किया गया। ठीक है, अभी भी देखें तो 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसके ही अधिकांश प्राविधान, करीब 60 से 70% जो प्राविधान है अभी भी भारतीय संविधान में उनको लिया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। भारतीयों को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? ए डूरंड योजना, बी मिंटो मार्ले योजना, सी माउंटबेटन योजना और डी बेवेल योजना। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत भारतीयों को सार्वभौम सत्ता सौंपी गई थी। ठीक है, इसको 1947 में यह योजना लागू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। कौन सुमेलित नहीं है? ये मार्ले मिंटो सुधार प्रतिनिधित्व, मार्ले मिंटो सुधार, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी। मार्ले मिंटो सुधार में जो है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात थी, तो ये तो सुमेलित है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें स्वशासन की बात थी। कैबिनेट मिशन, संविधान सभा का गठन, और साइमन कमीशन, भारत विभाजन। साइमन कमीशन में भारत विभाजन जैसी कोई बात नहीं थी। साइमन कमीशन का गठन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो लागू किया गया था उसका मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, ये हुआ था कि 10 साल के बाद एक आयोग का गठन किया जाएगा जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के द्वारा किए जा रहे कार्यों का मूल्यांकन करेगा और अपनी रिपोर्ट देगा। लेकिन भारत में स्थिति जो ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत में स्थिति जो है अंग्रेज़ों की विपरीत होती जा रही थी, इसलिए 1927 में ही साइमन कमीशन का गठन करके भारत में भेजा गया था, जिसमें भारत विभाजन की कोई बात नहीं थी। तो इसमें विकल्प डी जो है ये सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन डी सही होगा। ठीक है, बाकी तीनों विकल्प, बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं ये सुमेलित हैं, विकल्प डी सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19। निम्न अधिनियमों को सुमेलित कीजिए। भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, मार्ले मिंटो सुधार 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861, अधिनियम 1858। इधर विकल्प दिया है प्रांतीय स्वायत्तता, सती प्रथा का अंत, प्रांतों में द्वैत शासन, सांप्रदायिक निर्वाचन, ब्रिटिश शासन शक्ति में। ठीक है, अब देखते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919 में क्या था? इसमें व्यवस्था की गई थी कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया जाएगा। तो ए में तो 3 हो जाएगा। तो देखिए ए में 3 किस में आ रहा है? विकल्प बी में आ रहा है। तो पहले ही आप एक ही ऑप्शन से आपने, एक ही सुमेलन से आपने उत्तर तो ढूंढ लिया, लेकिन और भी देख लेते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके द्वारा क्या था? इसमें प्रांतों में स्वायत्तता दी जानी थी, प्रांतीय स्वायत्तता की बात थी। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में इसमें क्या था? इसमें सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी। तो सी में 4 हो जाएगा। ए में 3, बी में 1, सी में 4। देखिए ए में 3, बी में 1, सी में 4 हो गया। डी में भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861 में इसमें सती प्रथा के अंत के बारे में बात की गई थी। तो डी में 2 हो जाएगा। और अधिनियम 1858 ब्रिटिश शासन जो है सीधे शक्ति में आ गया भारत में। तो ई में 5वां हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का 19वें प्रश्न का विकल्प बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किस पार्टी की सरकार थी? तो ए लेबर पार्टी, बी कंजर्वेटिव पार्टी, सी कांग्रेस और डी लिबरल पार्टी। सही उत्तर है इसका विकल्प ए, लेबर पार्टी की सरकार थी। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी, लेबर पार्टी। लेबर पार्टी। क्वेश्चन नंबर 21। केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था?
देखिए 1919 के अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन कब लागू किया गया? तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। विकल्प सी सही होगा इसका। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया था और प्रांतों को स्वायत्तता की बात की गई थी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। तो 21वें प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं अब। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास किस अधिनियम द्वारा किया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर देखिए, पहले विकल्प देख लें। ए 1909 के अधिनियम द्वारा, बी 1919 द्वारा, सी 1935 द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है इस प्रश्न का विकल्प सी 1935 के द्वारा। संघीय प्रणाली का पहला प्रयास 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रांतीय स्वायत्तता किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी? तो ये सही उत्तर है इसका विकल्प ए। भारत शासन अधिनियम 1935 का जो प्रमुख विशेषता थी वह प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान करने की थी। ठीक है, विकल्प ए सही हो जाएगा। भारत में भारत सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में भारत सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत वायसराय और भारत सचिव, ये दो नए पद भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1858 की, 1958 नहीं होगा, ये 1858 हो जाएगा। विकल्प बी सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत सचिव और वायसराय, वायसराय भारत में बैठता था और भारत सचिव इंग्लैंड में रहते हुए भारत के शासन की देखरेख करता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया? किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो विकल्प सी सही होगा इसका। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। रेगुलेटिंग एक्ट भारत में कंपनी के शासन को नियमित और नियंत्रित करने का एक पहला प्रयास था, जिसमें कंपनी के शासन को, कंपनी के जो व्यापारिक कार्य थे उनको लिख करके कि क्या क्या कार्य कंपनी को करना है, क्या क्या नहीं करना है, इसको एक लिखित रूप प्रदान किया गया। तो रेगुलेट करने के लिए यह रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित किया गया और इसी के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंगस को बनाया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट या उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? देखिए प्रश्न आ गया फिर। तो बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी। बंगाल में उच्चतम न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत की गई थी। विकल्प सी सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, बंगाल में स्थापित उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए? बंगाल में स्थापित उच्चतम न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे? तो इसमें विकल्प सी सही होगा। एक मुख्य न्यायाधीश माने एक चीफ जस्टिस और 3 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे। ठीक है। इस उच्चतम न्यायालय के द्वारा दिए गए निर्णय को किसी अन्य न्यायालय में अपील नहीं किया जा सकता था, केवल प्रीवी काउंसिल में ही इसकी सुनवाई या इसके द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सुनवाई की जा सकती थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, 1774 में बंगाल में स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अक्सर पूछ लिया जाता है और यूपी पीसीएस में तो कई बार पूछा गया है यह प्रश्न। तो विकल्प ए सही है इसका। सर एलिजा
इलिजा इम्फे को, इम्फे या इम्पे भी कहीं कहीं मिलता है, तो इलिजा इम्फे या इलिजा इम्पे को बंगाल में 1774 में स्थापित उच्चतम न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पहले बंगाल, मद्रास और बॉम्बे, इन तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर हुआ करता था, लेकिन अब बंगाल में एक गवर्नर जनरल बना दिया गया। बॉम्बे और मद्रास में तो गवर्नर ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन बंगाल का जो गवर्नर था अब उसका पद जो है गवर्नर जनरल का बना दिया गया, और कुछ सीमा तक बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी को इसके अधीन लाया गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है, वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कितने सदस्य नियुक्त थे? यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बंगाल के गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में कुल कितने सदस्य नियुक्त थे? कुल 4 थे। ठीक है, तो 1 + 3, एक तो गवर्नर जनरल खुद था, गवर्नर जनरल, और 3 अन्य सदस्य थे। ठीक है, 3 सदस्य इसमें और थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? तो सही उत्तर है इसका विकल्प सी। इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी है। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके अंतर्गत भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33, भारत के प्रथम वायसराय एवं गवर्नर जनरल थे। अब देखिए, भारत में एक पूरे भारत का गवर्नर जनरल, अब उसका नया नाम वायसराय दिया गया। ठीक है, तो ये कौन थे? भारत के प्रथम वायसराय एवं गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय एवं गवर्नर जनरल जब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति के बाद 1858 से भारत शासन अधिनियम 1858 लागू किया गया और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित कर दिया गया, तो भारत में एक वायसराय की नियुक्ति की गई और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, किस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया? किस अधिनियम में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया? देखिए, अब धीरे धीरे हम संवैधानिक व्यवस्था की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें सही उत्तर होगा इस प्रश्न का विकल्प बी, भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया, तो विकल्प बी सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 35, किस अधिनियम के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है और अक्सर पूछ लिया जाता है ये प्रश्न, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जैसा कि इसका नाम ही है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है यह ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत करता है, तो विकल्प ये सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का ये। क्वेश्चन 36, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार करने की अनुमति दी गई? ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। 1813 का जो चार्टर एक्ट था, इसके अंतर्गत भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई और उन्हें धर्म प्रचार करने की भी अनुमति प्रदान कर दी गई। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए सिविल सेवा में भर्ती का द्वार खोल दिया गया? किस एक्ट के द्वारा भारतीयों के लिए सिविल सेवा में भर्ती का द्वार खोल दिया गया? क्वेश्चन नंबर 37, इस प्रश्न का सही उत्तर है 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 के चार्टर एक्ट के द्वारा सिविल सेवा में भारतीयों की भर्ती का द्वार खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे माना जाता है? भारत में सांप्रदायिकता का जनक किसे माना जाता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लॉर्ड मिंटो को। लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिकता का जनक माना जाता है।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 हो गया। और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ठीक है, जैसे देखिए अभी भी कुछ राज्यों में द्विसदनीय व्यवस्था है और कहीं कहीं एक सदनीय व्यवस्था है, यानी कि कहीं कहीं विधान परिषद और विधानसभा दोनों है, लेकिन कहीं कहीं केवल विधानसभा ही है। ठीक है, तो वही प्रश्न है कि भारतीय विधायिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 39, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधायिका को प्रथम बार द्विसदनीय बनाया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी। भारत, प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, भारत शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी। क्या विशेषता नहीं थी इसकी? तो विकल्प देखते हैं। ए, केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, बी, प्रत्यक्ष निर्वाचन, सी, केंद्र में द्वैध शासन, और डी, इनमें से कोई नहीं। तो केंद्र में द्वैध शासन, यह इस अधिनियम की विशेषता नहीं थी। केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, यह भी इसकी विशेषता थी। प्रत्यक्ष निर्वाचन भी इसकी विशेषता थी, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन इस अधिनियम की विशेषता नहीं थी। इस अधिनियम की विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन, लेकिन केंद्र में द्वैध शासन इस अधिनियम की विशेषता नहीं थी। तो विकल्प सी इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति कब मिली? ये बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। धीरे धीरे देखिए महिलाओं को मताधिकार मिला, अब धीरे धीरे जो भारतीय विधान परिषद है इसको बजट पर बहस करने की भी शक्ति प्रदान की जा रही है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का जो सही उत्तर होगा ये विकल्प सी है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था, लेकिन किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, इस प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका विकल्प ए, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया। ठीक है, और प्रांतों में द्वैध शासन को हटा दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को हटा दिया गया। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन ये समाप्त कर दिया गया। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई, प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी गई। तो भारत शासन अधिनियम बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रेरित है। राष्ट्रपति को किस अधिनियम के द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, किस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अभी इससे संबंधित प्रश्न पीछे भी पूछा गया था। तो किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया? ठीक है, इस प्रश्न का देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा नहीं किया गया, भारतीय शासन अधिनियम 1919 द्वारा इससे भी नहीं किया गया, भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भी नहीं किया गया। क्वेश्चन 44 का सही उत्तर विकल्प डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि गवर्नर जनरल का पदनाम 1858 के भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा वायसराय किया गया था। ठीक है, तो 1858 का जो अधिनियम है इसके द्वारा किया गया था। तो इसलिए चूंकि इसमें कोई उत्तर नहीं है 1858, तो विकल्प डी होगा। आप जान लीजिए कि गवर्नर जनरल का पदनाम 1858 के अधिनियम के द्वारा वायसराय किया गया था। क्वेश्चन नंबर 45, भारतीय शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। भारतीय शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा प्रांतों में द्वैध शासन, क्योंकि आप जानते हैं प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के द्वारा प्रांतों में
द्वैध शासन लागू किया गया था, लेकिन केंद्र व प्रांतीय स्वायत्तता यह 1935 के अधिनियम की विशेषता है। केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, समवर्ती सूची का सृजन किया गया, ये तीनों इस अधिनियम की विशेषता हैं। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन जो लागू था 1919 से, उसको हटाया गया, न कि लागू किया गया। तो इस अधिनियम की विशेषता प्रांतों में द्वैध शासन लागू करना नहीं था। क्वेश्चन नंबर 46, ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार कब प्रदान किया गया था? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ये। इसका सही उत्तर विकल्प ए होगा, 1600 के चार्टर अधिनियम के द्वारा। 1600 में जो चार्टर जारी किया गया महारानी विक्टोरिया के द्वारा, उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 किसके नाम पर पड़ा? ये भी प्रश्न अच्छा है। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर, या ब्रिटिश सेना के एक अधिकारी के नाम पर, या ब्रिटेन के तत्कालीन राष्ट्रपति के नाम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो ब्रिटेन में तो राष्ट्रपति होता ही नहीं, तो विकल्प सी है ही नहीं। ब्रिटिश सेना के अधिकारी के नाम पर नहीं, यह भी गलत है। तब प्रश्न का इस 47वें प्रश्न का एक ही ऑप्शन बच रहा है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के नाम पर इस अधिनियम का नाम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रखा गया था। तो विकल्प ए सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का। क्वेश्चन नंबर 48 अब देखते हैं। किस एक्ट के द्वारा भारत में कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों का विभाजन किया गया? क्वेश्चन नंबर 48, तो कंपनी के राजनीतिक एवं व्यापारिक कार्यों का विभाजन 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो विकल्प सी सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 49, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन व चाय का व्यापारिक अधिकार 20 वर्षों तक बढ़ाया गया, किंतु अन्य व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए? चीन के साथ कंपनी व्यापार कर सकती है, चाय का व्यापार कर सकती है, ये दोनों अधिकार 20 वर्षों तक बढ़ा दिए गए, किंतु अन्य सभी प्रकार के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। किस अधिनियम के द्वारा किए गए? तो विकल्प ए सही होगा इसका, 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ऐसा किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की ओर बढ़ते हैं। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है 1833। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा लॉर्ड विलियम वेंटिक को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल अब बना दिया गया। ठीक है, तो 1833 का चार्टर एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे? ए लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, बी वारेन हेस्टिंग्स, सी लॉर्ड विलियम वेंटिक, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर इसका विकल्प सी, लॉर्ड विलियम वेंटिक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 52, गवर्नर जनरल की परिषद के प्रथम विधि सदस्य थे? ए लॉर्ड मैकाले, बी माउंटबेटन, सी लॉर्ड एलनबरो, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प ए, लॉर्ड मैकाले को गवर्नर जनरल की परिषद के प्रथम विधि सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। लॉर्ड मैकाले बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इन्होंने भारत में अंग्रेजी भाषा लागू करने की वकालत की। क्वेश्चन नंबर 53, किस अधिनियम द्वारा कंपनी का चीन व चाय के साथ संपूर्ण व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो 1813 के अधिनियम के द्वारा चीन व चाय का व्यापारिक अधिकार बरकरार रखते हुए शेष व्यापारिक अधिकार को समाप्त किया गया था। लेकिन किस अधिनियम के द्वारा कंपनी का चीन व चाय के साथ पूरा व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया? तो यह है अधिनियम आपका, देखते हैं। अब केवल कंपनी को भारत में प्रशासन करने की जिम्मेदारी दी गई, व्यापारिक अधिकार एकदम समाप्त कर दिया गया और कहा गया भाई व्यापार अब आप नहीं करेंगे, और व्यापार अब ब्रिटिश शासन खुद ही अन्य देशों के साथ खुद ही व्यापार करेगा। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा
कंपनी का चीन व चाय के साथ संपूर्ण व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 54, प्रथम भारत सचिव नियुक्त किए गए थे। जैसा कि आप जानते हैं 1858 के अधिनियम के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया, ठीक है। और भारत के शासन को चलाने के लिए भारत में एक वायसराय, गवर्नर जनरल का पदनाम बदल करके वायसराय कर दिया गया और ब्रिटेन में एक भारत सचिव को बैठाया गया। तो प्रथम भारत सचिव किसे नियुक्त किया गया, यही इस प्रश्न का आशय है। तो चार्ल्स वुड को प्रथम भारत सचिव नियुक्त किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये इस श्रृंखला का आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को माना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, 1858 का भारत शासन अधिनियम। 1858 का भारत शासन अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा माना जाता है, क्योंकि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की समाप्ति के बाद 1858 का अधिनियम लागू किया जाता है, जिसमें ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया जाता है और उनके द्वारा भारतीयों के लिए ढेर सारी घोषणाएं की जाती हैं, जिसमें बहुत सारी घोषणाओं को पूरा भी किया जाता है। जिसमें एक महत्वपूर्ण यह भी था कि देशी रजवाड़े जो हैं उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज भारत में संवैधानिक विकास से संबंधित 55 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा किया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रायः विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जाते रहे हैं, इसलिए इनकी उपयोगिता स्वयं सिद्ध है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर लें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।